CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं सीनियर कानूनदान और सियासतदान हामिद खान। उनसे मिलने हम माल रोड पर वाक़े उनके दफ्तर गए। सीनियर कानूनदान हामिद खान ने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। हामिद खान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। चेहरे पर ठहराओ मगर बातों में बगावत, गुस्सा और नाराज़गी आपके लफ्ज़ों में तो है मगर लहजे में क्यों नज़र नहीं आती? देखिए, जो हकीकत होती है उसको अपने अंदाज से ही कहना चाहिए। उसमें जज्बात जब आप ले आते हैं तो उसकी बाज़ औक़ात मैं समझता हूँ वक़्त कम हो जाती है। बतौर वकील आपका एक तवील जर्नी है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस जर्नी की शुरुआत के बारे में बताइए कि जब आप ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए उस दौर की यादें क्या हैं? मैं तो बहुत यंग एज में था उस वक्त। मेरी पैदाइश अप्रैल 1946 की है, तो मुझे कुछ याद नहीं है इंडिया के बारे में। मेरे वालिद साहब एक्चुअली ताल्लुक़ तो उनका होशियारपुर से था, लेकिन उन्होंने सर्विस जो की पहले फ़ौज में और फिर पुलिस में, वो बड़ौदा स्टेट में की जो गुजरात में उस वक्त होती थी। फिर वहीं से हमने पाकिस्तान माइग्रेट किया। वकालत की तरफ कैसे आए? ये एक्सीडेंटली है, क्योंकि जब मैंने BA पास किया उस वक्त तक मेरा कुछ इरादा ये था कि मैं MA इकनॉमिक्स करूं। वहाँ पर यूनिवर्सिटी में मैं उस लाइन में खड़ा था जिस लाइन में डिटेल मार्क्स लेने के लिए अप्लाई करना होता है। तो सितंबर की बात होगी 1964 की। तो मेरे एक बड़े दरीना दोस्त हैं, वो अब अमेरिका में सेटल्ड हैं बहुत करीब। वो उन्होंने कहा, क्या कर रहे हो तुम यहाँ खड़े? उसने कहा, सारा दिन ख़राब हो जाओगे इस काम में, छोड़ो, इधर आओ, सामने लॉ कॉलेज है, यहाँ डिटेल मार्क्स नहीं पूछते, टोटल मार्क्स से एडमिशन हो जाती है। वकालत और सियासत को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जी। इमरान खान साहब से मुलाकात कैसे हुई? इमरान खान साहब से ऐसे इनफॉर्मली तो मुलाकातें कुछ दफ़ा हुई। उनके जो चचा थे अमानुल्लाह खान न्याजी साहब, उनके साथ काफ़ी लंबा मेरा ताल्लुक़ रहा है बार काउंसिल्स में। उस हवाले से 2-1 दफ़ा इनसे मुलाकात हुई। बाकी एज़ क्रिकेट हीरो तो मैं उनको बहुत पसंद करता था, हम सब क्रिकेट के शौकीन हैं। लेकिन जब इन्होंने पार्टी बनाने का सोचा तो इन्होंने किसी दोस्त के ज़रिए मुझे पैगाम भेजा। जिस दिन हमने पार्टी अनाउंस हुई उस दिन हुई 25 अप्रैल 1996। तो उसमें 1 to 1 मेरी मुलाकात हुई। उसमें ये बात हमने तय की कि हाँ, एक नई पार्टी की ज़रूरत है। उस वक्त ख़ास तौर पे हालात कुछ ऐसे थे कि दूसरी हुकूमत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की चल रही थी। काफ़ी हद तक उसको हमने नाकाम हुकूमत देखा उस वक्त। और उससे पहले हम नवाज शरीफ की भी एक हुकूमत भुगता चुके थे 1990 से 93 तक। और ख़ास तौर पे वो हुकूमत जो थी इस्टेब्लिशमेंट की ही बनाई हुई हुकूमत थी। और चूँकि इमरान खान साहब को एक हीरो के तौर पे पाकिस्तान में समझा गया, और राइटली सो, बड़े कम आइकॉन्स बनते हैं मुल्कों में और वो ही वन ऑफ द आइकॉन्स। इसलिए नहीं कि वो क्रिकेट के बहुत बड़े प्लेयर थे, इसलिए कि उन्होंने अपना जो स्टेटस था उसको उन्होंने चाहा कि हम कौम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। आपने PTI का पहला मंशूर लिखा, लेकिन जब पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई तो आपने कहा कि मैं इस PTI को नहीं मानता। तो उस PTI में और इस PTI में क्या फ़र्क है? इसका जो पहला डॉक्यूमेंट था वो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे जो लिखे गए। वो भी जो कमेटी थी उसको मैंने हेड किया। उसमें मेरे साथ इंसिडेंटली ये मुजीबुर रहमान शामी साहब भी उस वक्त उस कमेटी के मेंबर थे, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी। असल में जहाँ से आके हमारे डिफरेंसेस हुए, हम समझते थे कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क में 60 साल 70 साल में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से चीज़ें हासिल की हैं और मामलात को चलाया है, वो इत्मीनान बख्श नहीं है। तो हम उसको एक आज़ाद रास्ता सियासी देना चाहते थे। इमरान खान साहब का कोई सियासी इतना तजर्बा नहीं, ना उनको सियासत के बारे में ज़्यादा पढ़ा है, क्योंकि उनसे मुझसे पूछते रहे कि आप किस किस्म की पार्टी बनाना चाहते हैं। उनको यूरोप में सियासी पार्टीज़ का कोई इतना पता नहीं था। तो मैंने सोचा कि उनको बेहतर समझ में आएगी अगर मैं ब्रिटेन की लेबर पार्टी का जिक्र करूं। मैंने कहा मैं लेबर पार्टी का जिक्र करूं, वो भी एक तरह से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है। वो हाँ वो ठीक है। एक लैंड रिफॉर्म्स और दूसरे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये आइडियाज़ थे जिस पर उनका इत्तेफाक था जनरली।
लेकिन 2011 तक तो ये मामला ठीक चलता रहा, बल्कि 2011 का जो जलसा हुआ है लाहौर में बड़ा, उसमें तो कोई पुराना सियासतदान उसमें नहीं था। छोटे मोटे होंगे महमूद रशीद जैसे, लेकिन जैसे ही वो कामयाब जलसा हुआ तो उसमें जिसको ये इमरान खान साहब कहने लगे कि जी ये सुनामी आ गई है, तो मैंने कहा यही हमें देखना है कि सुनामी में कौन सा साफ़ पानी है और कौन सा गंदा पानी है। लेकिन उसके बाद जो सुनामी आई उसमें कोई तमीज़ नहीं रह गई। जो ट्रेडिशनल हमारी पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन है उसका उसमें बहुत सारा अमल दखल हो गया। जो हमारी मीटिंग हुई जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ 2012 की मीटिंग है, वो चूँकि उस कमेटी को मैंने हेड किया था, उसमें वजीरुद्दीन साहब भी मेरे साथ थे। कुछ लोग जो आए थे उनको बड़े एतराज़ात शुरू हो गए थे, क्योंकि उसमें बाय लॉ जो डेफिनेशंस मैंने दी थी पार्टी में कौन होने चाहिए, किनको टिकट मिलने चाहिए, उनमें जो इस किस्म के भेजे हुए पॉलिटिशियंस थे, जिसमें बिलखसूस ग्रुप जिसको तरीन हेड करता था ये अलीम खान थे, या और कुछ इस किस्म के जो अब भी एक हवाबाजी के साथ वज़ीर बने हुए हैं, इस किस्म के लोगों को मैंने देखा तो वो उस डेफिनेशन पे नहीं आते, वहाँ शोर शराबा हुआ। इमरान खान ने उस वक्त कहा कि इसको थोड़ा सा सॉफन कर दें। हाँ साहब, ये जो इनको इतराज़ है। मैंने कहा आप अभी इससे समझौता करने के लिए तैयार हो गए हैं? वो सारे भरी महफिल में ये बात हुई। उस वक्त इमरान खान से डिफेंसिव हो गया, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, फिर आप जो कहते हैं पेश करते हैं। वो पास हो गया उनके ऑब्जेक्शंस के बावजूद। लेकिन यहाँ वो इब्तदा शुरू हुई थी कॉम्प्रोमाइज़ की, खासतौर पे 2013 में जब इलेक्शन में कुछ हमारी सीटों पर घपला हुआ कि नहीं ये इस्टेब्लिशमेंट कभी हमें इक़्तिदार में नहीं आने देगी, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो 2013 से बड़ी खासी तब्दीली आई सोच में। इमरान खान के मुखालफिन उन्हें यू टर्न खान कहते हैं और इमरान खान साहब खुद भी इसको अजमत का मेयार मानते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब ने सिर्फ सियासी फैसलों में ही नहीं बल्कि सियासी नज़रियात में भी यू टर्न ले लिए? किसी हद तक ये बात दुरुस्त होगी। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उनको सियासी नज़रियात के बारे में काफ़ी महदूद इल्म है। उन्होंने बल्कि ये सोचा कि जो लोग लिंक्स बन सकते हैं उनके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, उनको जितना ज़्यादा इख्तियारात दे दिए जाएंगे उससे हम जो इक़्तिदार की मंजिल है उस पर जल्दी पहुंच जाएंगे। उसकी वजह से 2018 में रिजेंटमेंट जो लोगों में पैदा हुई टिकट्स के बारे में, वो ये थी कि उन्हें जो पुराने वर्कर्स को, मैंने भी उनसे बात की कि इनसे बात करें, इनको टिकट दें, अब हमारे पुराने वर्कर्स हैं। तो उन्होंने कहा जी ये तो मैंने टोटली चार्ज पकड़ा दिया है अलीम खान और उसको तरीन को, अब वो बताएंगे कि किस किस को कैंडिडेट बनाना है और कौन इलेक्टेबल है। तो अब उन्होंने हमें इस इक़्तिदार की सीढ़ी पे चढ़ाना है। और KPK की हद तक तो जो चाहते थे हमारे मौसू परवेज़ खटक साहब, वही कुछ हो रहा था। तो नतीजा ये हुआ कि उस वक्त फिर इलेक्टेबल्स को अहमियत दी गई। नजरिया ज़रूरत की बड़ी बात की जाती है। इस हवाले से जस्टिस मुनीर का नाम काबिल जिक्र है, लेकिन नजरिया मज़ामत भी है जिसे जस्टिस कार्नेलियस से मंसूब किया जाता है। अब उनका जिक्र तो ना होने के बराबर है, इसकी क्या वजह? देखिए, कार्नेलियस साहब आज भी हमारे अदालती सर्कल्स में बहुत बड़ा नाम और बहुत इज्जत से जाने जाते हैं। पहले थे जिन्होंने मज़ामत की थी सोच के हवाले से कि ये जो नज़रिया ज़रूरत है जिसको उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को हेल्प करने के लिए इस्तेमाल किया था हमारी अदलिया ने, वो नज़रिया जो ज़रूरत है वो पाकिस्तान की जो कानूनी और आइनी सरहदों की हिफाजत नहीं करता। इमरान खान साहब भी तो नज़रिया मज़ामत लेकर चले थे, एंड पर नज़रिया मफामत पर आ गए। जी, ये पाकिस्तान की जो सियासी सफ़र की एक अफसोसनाक दास्तान है। लेकिन अब बात तो उनकी अपनी क्रिएशन है, जैसे कि नवाज शरीफ साहब हैं, लेकिन उनसे तो हम कुछ और बेहतर तवक्कुआत नहीं रखते, बल्कि मज़ाहमत नज़र आने लग गई है उनमें जो पहले से ही इस्टेब्लिशमेंट के प्रोडक्ट्स थे। और उसमें बड़ी हद तक इमरान खान साहब की इस सोच का है कि वो हर तरह से इक़्तिदार पर रहने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए समझौते कर रहे हैं, सियासी समझौते कर रहे हैं। जिस तरह के दावे इमरान खान साहब हुकूमत में आने से पहले किया करते थे
क्या अपने ज़ाती ज़िंदगी में, ज़ाती मामलात में, रवैयों में उसी तरह के जमहूरी रवैये हैं उनके? नहीं, जिस तरह से उन्होंने वो जमहूरियत के सफ़र से अलहदगी की डायरेक्शन वो ले ली, क्योंकि जैसे एक दफ़ा मेरी उनकी बड़ी लंबी 1-to-1 2015 में, क्योंकि वो एक मौका जब मैंने खुल के बात की थी उनके साथ, तो मैंने कहा थी यहाँ आपने क्यों समझौते शुरू कर दिए हैं, हमारा तो ये सफ़र कुछ और था। उन्होंने कहा जी आपने देखा कि यहाँ पर आपको कोई इलेक्शन जीतने नहीं दिया जाता जब तक कि आप समझौते ना करें। तो मैं समझौते इसलिए नहीं कर रहा कि मैं नज़रिया छोड़ रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अगर वहाँ पहुँचूँगा ही तो मैं इन नज़रियात को आगे लेके जाऊँगा, फिर ही मैं कुछ कर सकूँगा। तो मैंने कहा जी ये बात जो है इंसानी तारीख़ के हवाले से दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इंसान की तारीख़ ने बताया है एंड्स डोंट जस्टिफाई मीन्स। जब आप सड़क ही गलत ले लेते हैं तो आप वहाँ मंजिल पे नहीं पहुँचते। सीनियर कानूनदान हामिद खान से खुशगवार गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। आप कहते हैं कि नवाज शरीफ की नाअहली के फैसले का कोई ठोस जवाब नहीं था, तो क्या आप नवाज शरीफ को बेकसूर भी समझते हैं? देखिए, जिस बुनियाद पर उनको डिस्क्वालीफाई किया है वो काफ़ी कमज़ोर है कानूनी और आइनी तौर पर। मैं नहीं समझता कि वो बेकसूर होंगे, क्योंकि उसके लिए एक प्रॉपर, क्योंकि उस वक्त भी मेरा मौक़िफ़ ये था, मैंने और एतजाज़ हसन ने मिलकर टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाए थे जिसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, यानी नवाज शरीफ उनकी टीम ने उसको टर्म्स ऑफ रिवेंज कह के। हम समझते थे कि ये बजाय कि सुप्रीम कोर्ट सुनती, बेहतर ये था कि एक ट्राइब्यूनल जिस पर हम एग्री करते उसको नॉमिनेट बेशक चीफ जस्टिस ही करते, लेकिन वो पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करता और वो फिर जिस तरह से उनमें इन्फ्लुएंस नज़र आता है पीछे वो वाज़ेह होता चला गया। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी कोई इसके ऊपर हतमी बात नहीं कह सकते कि वो बेकसूर थे कि नहीं। अगर जवाब कमज़ोर था तो क्या इस कमज़ोर जवाब पर इतनी बड़ी सज़ा दी जानी चाहिए थी? मैं समझता हूँ नहीं बनती थी इस बात पे जिस बात पे दी गई। उस बात पर कम्प्लीटली उसको कह देना कि वो सादक और अमीन नहीं थे, वो नहीं बनता। नईम बुखारी से पहले आप पनामा केस की पैरवी कर रहे थे, फिर अलग होने का फैसला आपका था या इमरान खान साहब का? नईम बुखारी साहब शुरू से मेरे साथ थे, मैं प्रिंसिपल काउंसिल था, वो मुझे असिस्ट करते थे। वो एक ख़ास स्टेज आई जहाँ पर इस केस में बहुत ज़्यादा मीडिया की इंटरफेरेंस हुई और मैंने महसूस किया कि जी ये केस यहाँ कम बहस कर रहा हूँ, पहले ये ज़्यादा बहस जो है वो मीडिया पे हो रहा है। तो मैंने बल्कि सुप्रीम कोर्ट में कहा भी कि मैं अदालत में बहस करने का आदी हूँ, इस तरह के मीडिया में बहस करने का आदी नहीं हूँ, तो आप इस पर उनको पर कोई पाबंदी लगाएं। उन्होंने कहा, उस वक्त जमाली साहब थे चीफ जस्टिस और वो हेड कर रहे थे उस बेंच को, उन्होंने कहा आप बात दुरुस्त करते हैं लेकिन हम पाबंदी नहीं लगा सकते। चलिए वो बात गुजर गई। इसमें जो मरहला आया है जहाँ से मैं थोड़ा सा मेरे लिए जब जवाब आया और उसके साथ उन्होंने एक लेटर पेश कर दिया, कतरी लेटर जो पेश किया, मैंने भी देखा कोई ख़ास, तो उन्होंने वो लेटर पढ़ के देख के, उनको वो लेटर तो बेसिकली ट्राइब्यूनल के पास जाना था, उन्होंने इसके ऊपर रिपोर्ट देनी थी। उनका नहीं अब तो ज़रूरत नहीं है, ये तो हम खुद फैसला कर सकते हैं, मेरी तरफ देख के उन्होंने कहा। मैंने थोड़ा सा स्ट्रक किया कि है ये तो बिल्कुल ऐसा टर्न है जो मुझे नहीं था। और बल्कि जब उन्होंने ये बात कही तो जमाली साहब और हानी साहब दोनों ने तरफ हैरत से देखा कि ये अब हम फैसला करेंगे या ये ट्राइब्यूनल को हम भेजेंगे। तो दैट वाज मेरे नज़दीक टर्निंग पॉइंट था। वहाँ मैं समझता हूँ कि कोई इनको किसी किस्म की एश्योरेंस थी कि मामले को यही रहने दिया जाए। ये जो सारा कुछ चल रहा था उसको जब सामने रखते हुए मैंने समझा कि सारी उम्र की स्ट्रगल है, अलहदा हो जाऊँ तो बेहतर है, कौन इसको कंटिन्यू करे। मैंने कहा बुखारी साहब करेंगे, क्योंकि वो पूरी तरह जानते हैं, इनकी मुकम्मल तैयारी है मेरे साथ कि इसको करने की। आप कहते हैं कि 2013 के इंतखाबात की शिकस्त ने इमरान खान को समझौते करने पर मजबूर किया। वो क्या समझौते थे और किसके साथ किए? देखिए ना, पहली बात तो ये है कि 2013 में उनका क्या रिएक्शन, अंदाज़न है गालिबन दुरुस्त होगा को 20-22 सीटें जो हमने लूज़ की हैं। ये नहीं कि हमें इक़्तिदार मिल जाता 2013 में, लेकिन
ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इलेक्शन फेयर है, अगली दफ़ा हम इससे बेहतर परफॉर्म करेंगे। उस वक्त हमारे पास वाकई कैंडिडेट्स बहुत विनिंग कैंडिडेट्स नहीं थे, लेकिन 20 ज़्यादा सीटें अगर हम पंजाब से जीत जाते तो हम कम से कम मेन अपोजिशन पार्टी इमर्ज होते। और उसमें एक मेन इशू जो बना है वो 4 सीटों की रीकाउंट का था, जो बारहा कहते रहे इमरान खान साहब वेरी राइटली कि आपने इनकी टेस्ट करना है। तो ये 4 सीटें हैं, उसमें मेरे सीट थी यहाँ की, उनकी अपनी सीट थी यहाँ की, और एक जहांगीर तरीन की सीट थी, तो एक सियालकोट की सीट थी। लेकिन ना उस वक्त के चीफ जस्टिस जो इफ्तिखार मोई चौधरी साहब वो रिटायरमेंट के करीब थे, और ना ही उनके सक्सेसर ने उस तरफ जाने की कोशिश की, और ना ही इन्होंने, जो कि मैं समझता हूँ कि पीएमएल ने बहुत बड़ी गलती की, वो बज़िद हो गए और बज़िद होकर आखिरी नुकसान उन्होंने खुद उठाया। ये तो सर उसका बैकग्राउंड था, तो वो समझौते क्या थे और किसके साथ किए? क्योंकि आपको 2014 के उनकी कंटेनर की बातें याद होंगी, न्यूट्रल एम्पायर का जिक्र किया था। अब उनकी एक सादगी है कि वो बात जो है वो ज़्यादा देर दिल में रख नहीं सकते, उनसे निकल जाती है, और वो भी निकल गई थी। जो न्यूट्रल एम्पायर है उंगली उठा देगा, उससे बहुत सारी बातें ज़ाहिर हुई। बल्कि मुझे एम्बेरसमेंट ये हुई कि मैं उस सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे पूछा उस बेंच में, उस वक्त हेड तो कर रहे थे नासिर मुल्क साहब, चीफ जस्टिस थे, उनमें साकिब साहब भी मेंबर थे उस बेंच के। तो मुझे उन्होंने पूछा, हाँ साहब ये न्यूट्रल एम्पायर कौन है? वो भी शरारत कर रहे थे। मैंने कहा मेरा ख्याल है उन्होंने खुदा की तरफ इशारा किया है कि अल्लाह कुछ करेगा, इस तरह करके मैंने उसको टाल दिया। फिर इसी तरह जिस दिन उन्हें मौका दिया गया उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहील शरीफ साहब को मिलने के लिए, तो गाड़ी में बैठे मुसलसल हंसे जा रहे थे इमरान खान साहब, खुशी की उनसे संभाली नहीं जा रही थी। हालांकि वो शुड हैव बीन कंपोज्ड। साथ वो ड्राइविंग सीट पे बैठे थे जहांगीर तरीन साहब, और इनके साथ बैठे मुसलसल हंसे जा रहे थे। जब मैं उनको देखता था तो मुझे एम्बेरसमेंट होती थी कि इतनी खुशी का इजहार क्यों कर रहे हैं, सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी साहब से मिलने ही जाना है। लेकिन जब इसका सारा ड्रॉप सीन हुआ उसमें उनको काफ़ी 2015 में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। तो इसलिए जब ये पनामा पेपर्स का स्कैंडल आया तो उन्होंने बार बार कहा कि लगता है कि अल्लाह मियाँ ने सो मोटर रोड्स ले लिया। आप कहते हैं कि जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप ने पार्टी के अंदर ये इम्प्रेशन कायम कर रखा था कि वो पार्टी के अखराजात ये लोग चलाते हैं। तो क्या इमरान खान साहब इससे वाकिफ़ थे कि ये तासुर बनाया जा रहा है, और अगर इससे आगाह थे तो वो खामोश क्यों थे? देखिए, एक उनको इम्प्रेशन था जो मैं समझता कि ये लोग जो हैं ये हमारे लिए एक कनेक्शन है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। उनके अखराजात चलाने वाली बात पर तो शायद उनको कोई इतना ज़्यादा इल्म भी नहीं था, और गालबन ये बात दुरुस्त भी नहीं थी, क्योंकि जो अखराजात चलाए जा रहे थे वो उसमें तो बाहर से बहुत सारी कंट्रीब्यूशन आ रही थी, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी थी। हालांकि ये फाइनेंस कमेटी की बिल्कुल मिनट्स पर है, जो उनकी कंपनी थी वो मुफ्त कोई चीज़ नहीं दी उन्होंने, उन्हें सब में पैसा लिया है, पार्टी ने उनको पेमेंट की है। लिहाजा ये कि उनका घर का खर्चा उनका कौन सा होता था। तो वो एक मीटिंग में मैं और इमरान खान साहब और वजीउद्दीन साहब थे, तो वो थी उनके घर में। तो थोड़ी देर बाद रेहाम खां भी उसमें आ गई, बैठ गई। तो हमने कहा कि हमें यहाँ ना बुलाया करें, आप हमें वहाँ सेक्रेटेरिएट में बुलाया करें, ये जगह सिर्फ आपके रिश्तेदारों की और ज़ाती दोस्तों की है। मेरा कहने का मतलब है कि वो जो हर वक्त 24 घंटे जहांगीर तरीन वहाँ बैठा रहता था अपने साथ 3-4 आदमियों को लेकर, और हर एक के आने जाने का वो हिसाब रखता था। ओन चौधरी डेली उसको कहता था कि भाई आज ये आया, इतनी देर बैठा, मतलब मैं और इमरान खान अकेले बैठे तो बार बार झांकता था। मैंने कहा आ जाओ अंदर आ जाओ, बाहर तूने देनी ही है ना रिपोर्ट, तो आके बैठ जाओ कि तुम्हें पता चले कोई सीक्रेट बात नहीं हो रही जो तुम बार बार झांक के देख रहे। जो वहाँ पर भी मीटिंग्स होती थी वो पार्टी के खर्चे पे ही होती थी। मैं नहीं समझता कि इन दोनों के खर्चे पर थे, लेकिन ये इस तरह करके इम्प्रेशन देते थे। हाँ, कुछ फर्नीचर ज़रूर उन्होंने ख़रीद के वहाँ इंस्टॉल किया था। फॉरेन फंडिंग केस के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, अगेन मैं जो फाइनेंशियल एरिया था ना उसमें मैंने कभी हिस्सा नहीं लिया, बल्कि उन्हें अगर कभी उन्होंने कहा भी कि फाइनेंशियल बोर्ड के आप मेंबर बना है, मैंने कहा नहीं, मैं इस एरिया का
कुछ समझता नहीं हूँ। जहाँ तक मैं समझा हूँ मसला है, नेचुरली अकबर बाबर जो था उसका ज़्यादा नज़र थी इस चीज़ के ऊपर। जो हुआ है वो बाहर फंड बाहर से आता था, अब वो फंड को वहाँ से जब आते लीगली आने में मुश्किलात पेश आती थी। जो डोनर कंट्रीज़ के जो कवानीन हैं उन कवानीन से टकराव हो सकता था। वहाँ पर पॉलिटिकल फंडिंग करना ख़ास तौर पर अमेरिका में और कनाडा में बड़ा मुश्किल है। उस ज़माने में जो फ़ंड ट्रांसफ़र करने इंडिविजुअल के नाम पे वो कोई मसला नहीं थे, लिहाजा कुछ जो लोग हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में थे जिनमें सैफुल्लाह नियाज़ी साहब और कुछ लोग यंग लोग थे हमारे, उन्होंने कहा जी हम अगर भेज दिया करें उनको तो पार्टी को ही मिल जाएंगे। तो गालिबन ये हुआ है कन्वीनियंस के लिए कि ताकि ये जो फंडिंग आती है बाहर से इंडिविजुअल्स से आती है या कोई और पाकिस्तानी एसोसिएशन की तरफ से आती है, वो इस उनके कानून के तहत उलझ के ना रह जाए और वो लोग फंडिंग देने से जो है वो माजूर ना हो जाएं। तो इसलिए उन्होंने बाज़ औक़ात, जहाँ तक मेरा इल्म है, इफ़रात के नाम पैसे भेजे हैं और फिर अल्टीमेटली पार्टी की फंडिंग में चले गए हैं। लेकिन वो जो रूट इख्तियार किया गया था वो स्ट्रिक्टली कानूनी नहीं था। लेकिन ये बात मैं हतमी तौर पे नहीं कह रहा, ये मेरा इम्प्रेशंस है। आप कहते हैं कि जहांगीर तरीन, परवेज़ खटक और अलीम खान सियासत के नाम पर कारोबारी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, तो क्या इमरान खान साहब उन्हें जानबूझकर नज़रअंदाज करते रहे? इमरान खान साहब की एक आदत या कमज़ोरी समझ लें, जब वो देखते हैं कि कोई आदमी बहुत अहम है उनके लिए, उनके मकासद के लिए काम कर रहा है और उनके मकासद को आगे लेके जा रहा है, तो उसकी बहुत सारी खामियां, करप्शन, उसको नज़रअंदाज करने को तैयार हो जाते हैं कि इसको मैं इस वक्त लूज़ नहीं कर सकता। तो क्या यही वजह है कि जिस तरह परवेज़ खटक साहब ने कैबिनेट की मीटिंग में इमरान खान साहब के साथ ज़रा सख्त अल्फाज का तबादला ख्याल भी किया, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की? क्योंकि उनको पता है कि ये ग्रुप्स बनाते हैं विद इन ग्रुप, और ये केपी में उन्होंने बहुत सारे लोगों को टिकट तो इन्होंने इजाज़त दी उनको देने की। परवेज़ खटक वगैरह हर रिश्तेदार को पाल रहा था, भाभी को सेनेटर बना दो, भाई को MPA बनवा दो, वज़ीर बना दो, और भी रिश्तेदार, इतने रिश्तेदार इसने पाले हैं पार्टी में कि लगता था कि एक दफ़ा मैंने कहा भी कि लगता है पार्टी हमने खटक के लिए बनाई थी, लगता है ताकि ये अपने रिश्तेदार सारे भर दे उसमें, क्योंकि मैंने उसे कभी हाथ नहीं मिलाया था, उनके सामने नहीं मिलाया था कभी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान जब अलहदगी हो गई, तो क्या ये फैसला भी खान साहब ने किसी मजबूरी के आलम में किया? ये बुनियादी तौर पे जो आपस में इख्तलाफात पैदा करने वाले कुछ और क़ुव्वतें थीं, जिनमें आज़म खान का बहुत नाम आता है, फिर बाद में और जो लोग इनके करीब हुए जिसमें शहजाद अकबर का भी नाम आता है, और भी कुछ नाम मुझे बताए गए हैं। उन लोगों ने, अब इनकी कोशिश थी कि कौन प्राइम मिनिस्टर हाउस में डोमिनेट करे। आखिरकार वो आज़म खान और उसके साथी जो है वो डोमिनेट कर गए हैं और इनको एक्सक्लूड करने में कामयाब हो गए हैं। वरना तो पहले कुछ अरसा तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में अपना ऑफिस भी बना लिया था, बल्कि कुछ ना कुछ इनके कहने पर यहाँ पंजाब को सुपरवाइज़ भी कर रहे थे, बल्कि लोग इसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कहने लग गए थे। लेकिन ये सारी चीज़ को फिर बुनियादी तौर पर वहाँ की जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन थी प्राइम मिनिस्टर हाउस की, उन्होंने इनको रास्ते से हटाया। आप इमरान खान साहब पर खुल्लम खुला तनकीद करते हैं, कभी खान साहब का रिएक्शन सामने नहीं आया इस मामले में? बराह रास्त तो नहीं, लेकिन डायरेक्टली मुझे पता चलता रहता। लेकिन वो आम इन बातों में ज़्यादा जो हमारे इख्तलाफ हुआ है और जिस पर उन्होंने रिएक्ट भी किया है, वो काजी फ़ाइज़ ईसा के इशू के ऊपर है कि उस पर उन्होंने मुझे अप्रोच भी किया था। नईम ने, उस मरहूम नईम जिंदा था, उनका सेक्रेटरी था, उन्होंने मुझे कहा, इन्होंने भी मेरे साथ कुछ एक्सचेंज की है व्हाट्सएप पे, और कहा है कि वकील इस पर नाला हो गए हैं, उनको ज़रा ठीक करने की कोशिश करें। तो मैंने कहा था कि नाला होना ही था, अगर आपने इसमें मशवरा मेरा लेना था तो रेफरेंस से पहले आपको लेना चाहिए, ताकि मैं आपको बता देता कि वकील रिएक्ट करेंगे और ये ना करें, और मेरे नज़दीक ये रेफरेंस गलत है। फिर उसके ऊपर थोड़ी सी बिटर एक्सचेंज भी हुई। उन्होंने लिखा कि आप क्या समझते हैं कि क्या जज जो हैं वो सीक्रेट काउस होते हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकती।
मैंने कहा आप मुझसे बेहतर जानते हैं मुझे। पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी में नाकामियों का बैलेंस ज़्यादा है, आपके ख्याल में वजूहात क्या है? वजूहात वही है कि हमने वही कुछ करने की कोशिश की जो पिछली हुकूमतें करती रहीं, और उन जितना हमारा पर तजर्बा भी नहीं था, तो वो एक नाकामी की बहुत बड़ी वजह बनी है। और हमने उन लोगों पर डिपेंड किया इसमें जो पहले ही नाकाम लोग थे। इमरान खान साहब ने जो अपनी टीम का इंतखाब किया, क्या इस टीम का इंतखाब आज़ादाना था? मैं नहीं समझता पूरी तरह आज़ादाना होगा। तो कुछ तो ठीक है, इनकी अपनी मर्ज़ी के जो पुराने भी हमारे लोग थे, जैसे वो असद उमर को बड़ा अच्छा समझते थे, काबिलियत से कन्विंस थे, वो लेके आए। जैसे कि पार्टी के वाइस चेयरमैन थे शाह महमूद कुरैशी, कुछ लोग तो हैं और वैसे भी कॉम्पिटेंट भी हैं निस्बतन, और जैसे कि शफकत महमूद हैं, ये तो कुछ ऑब्वियस चॉइसेस थी। लेकिन उसके बाद जो चॉइसेस हैं वो समझ नहीं आती, और जहाँ कहीं इन्होंने अपनी चॉइसेस की हैं वो कोई इतनी आला उर्फा नहीं थी। इनकी पहचान जो है लोगों के बारे में वो कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। सही सा इम्प्रेशन लेके किसी को बहुत कुछ समझने लग जाते हैं। अगर 2018 से अब तक आपने पीटीआई हुकूमत की जो परफॉर्मेंस देखी है, अगर इमरान खान साहब को 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत मिल जाती, तो क्या इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस इसी तरह की होती या इससे बेहतर होती? ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब कभी मैं उनकी अपनी चॉइसेस देखता हूँ तो मुझे कोई इतनी ज़्यादा तसल्ली नहीं है और नहीं होती, हौसला अफजाई नहीं होती। जैसे कि कुछ लोगों के बारे में उनकी राय अच्छी नहीं होती थी, उनको अहम ओहदे दिए हैं, ख़ास तौर पर गवर्नर्स पंजाब के, ये तो एक क्वालिफाइड कैलिबर के आदमी है, लेकिन वो बेचारा शाह फरमान कई दफ़ा उन्होंने मीटिंग्स में उसको निकाल दिया, और उसको मैंने मनाया कि नहीं बहरहाल ये हमारा फेथफुल है, नाफरमान है, सो उसको गवर्नर बना देना हैरत की बात है, जिसके बारे में बहुत ही लो ओपिनियन थी। इसी तरह इमरान इस्माइल के बारे में मुझे पता है कि बड़ी उनकी ओपिनियन बहुत ऐसे ही थी। इन लोगों को ओहदे देना अपनी चॉइस से, वो बाज़ औक़ात मैं हैरान हो जाता हूँ कि किस बेसिस पे ये चॉइसेस उन्होंने की हैं। तो आरिफ अलवी की हद तक तो ठीक है, ये बेहतर था, पुराना साथी था हमारा, वो इनकी इसके बारे में भी राय को बहुत अच्छी नहीं होती थी बाज़ औक़ात, लेकिन मेहनती आदमी था, निस्बतन ब्राइट था। इनमें ओहदे देने के वक्त ये नहीं सोचते कि इस आदमी में कैपेसिटी है कि नहीं इस ऑफ़िस को होल्ड करने की, इस ऑफ़िस को चलाने की। तो इसलिए उनको मुकम्मल तौर पर आज़ाद मिलनी, अपनी टीम अपॉइंट करने की, पॉलिटिकल टीम अपॉइंट करने की, वो भी शायद कोई अच्छा हाल ना हो। उस्मान बुज़दार साहब को इतने बड़े सूबे का वज़ीर आला बना देना, इसके पीछे क्या वजूहात थी? ये तो समझ से बाहर है कि ये कहाँ से आए हैं। मौसूफ कभी पार्टी में भी नहीं थे, कुछ महीने पहले ज्वाइन की और हो गए। उनके जहन में बात है, कमज़ोरी है, ये समझते हैं कि मैं किसी को कहीं से उठा के कहीं बिठा सकता हूँ और उसमें मैं तब्दीली ला सकता हूँ उसको। जैसे ये प्लेयर था, लोग कहते थे किसी काम का प्लेयर नहीं है, मैंने कहा नहीं, ये परफॉर्म करके दिखाएगा, और वो परफॉर्म करके उसने दिखा दिया। वो जो साइकी है इनसे अलग नहीं हुई आज तक। ये नहीं सोचे स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स में कितना फ़र्क है। 3.5 बरस के इक़्तिदार के बाद इमरान खान साहब मज़ीद मजबूत हुए हैं या कमज़ोर हुए हैं? मैं समझता हूँ बहुत कमज़ोर हुए हैं, बल्कि उसके नतीजे में नवाज़ शरीफ और उनकी पार्टी बहुत मजबूत हुई है, रिवाइव हो गई है, रिवाइवल आ गया है उनका। जो फेलियर है पीटीआई का, वो उनकी सक्सेस बन के रह गया है। सीनियर कानूनदान हामिद खान से खुशगवार गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। क्या अदलिया पर गैर जानिबदारी से चेक एंड बैलेंस की कोई गुंजाइश मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है। उसके 2 ख़ास तौर पे एरियाज़ हैं जो बहुत अहम हैं। एक अपॉइंटमेंट्स का, वो तरीक़ाकार बदलने की ज़रूरत है जिससे मेरिट पे अपॉइंटमेंट्स हों, और जिसके बारे में हम बारहा कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन को अपने नए रूल्स बनाने पड़ेंगे जिसके तहत क्राइटेरिया मुकर्रर होगा। फिर वो जो उस प्रोसेस में अपॉइंटमेंट होगी वो अच्छी होंगी।
दूसरा जो तरीक़ाकार है इसका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अकाउंटेबिलिटी का, उसमें वजाहत और ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है और वो नहीं लाई जा रही। आपके ख्याल में आला अदलिया में जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? उसके लिए मैं तो समझता हूँ हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट की बुनियादी अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट की होती है आला अदलिया में, और फिर उससे सुप्रीम कोर्ट में हम समझते हैं सीनियरिटी की बुनियाद पर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ जो अपॉइंटमेंट जो होनी चाहिए उसमें मैं समझता हूँ कि मुकाबले के इम्तहान को इंट्रोड्यूस करना मुनासिब रहेगा। उससे ये होगा कि हर आदमी को बराबर मौका होगा कि वो आला अदलिया में जा सके, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी प्रिविलेज फैमिली से हो या ना हो। अब क्या हो रहा है, अब सारी चीज़ आर्बिट्रेरी हो रही है। जो बेहतरीन जजेस पाकिस्तान की तारीख़ में हुए हैं वो बुनियादी तौर पर वो ICS या CSP केडर से लिए गए थे, जिनमें कि कॉर्नेलियस साहब भी हैं, कियानी साहब भी हैं, शफीउर रहमान साहब भी हैं, तकरीबन समदानी साहब। अच्छे केडर था कि जो मुकाबले के इम्तहान में आगे आ जाते थे। तो जब से वो रोक दिया गया है तब से सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा आर्बिट्रेरी हो गई है। उसके नतीजा हम देख रहे हैं कि जजेस का जो मेयार है वो बहुत गिर गया है। सर, इमरान खान साहब का जो बुनियादी नारा था वो था करप्शन के ख़िलाफ़ जंग, एहतसाब की बात करते थे। तो जो नैब का इदारा है ये उस तरह परफॉर्म कर सका है या नहीं कर सका? जी, मैं तो समझता हूँ कि नैब बतौर अदारे के बुरी तरह नाकाम हुआ है और वो सही माने में अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सका, जिसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में क्रॉस द बोर्ड, जिसमें सब लोग आने चाहिए, चाहे वो हुकूमत के हों चाहे वो अपोजिशन के हों, सबको। लेकिन यहाँ पर टारगेट किया गया है और टारगेट सियासी बुनियादों पर किया गया है। 2022 में मुल्क की सबसे बड़ी तैनाती का फैसला आखिर क्या होगा? जाहिर है जो कि आइन के तहत इतनी बड़ी तैनाती नहीं है, लेकिन जो हम देख रहे हैं मुल्क में जो इक़्तिदार की इक्वेशन है, पावर इक्वेशन हम कहते हैं, उसके मुताबिक तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ही तकर्री सबसे बड़ी तकर्री है और वो 2022 में होने जा रही है। पहले ही 3 साल की एक्सटेंशन तो बाजवा साहब ले चुके हैं। एक तो बात ये है ये एक्सटेंशन का तस्वर ही नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अपॉइंटमेंट में सीनियरिटी की बुनियाद पर होनी चाहिए। जो सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल है उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होना चाहिए, ताकि उसमें हार्ट बर्निंग ना हो कि सीनियर रह जाते हैं, जूनियर्स बन जाते हैं। जब कभी भी चॉइस हुई और जिस किसी ने भी इस तरह चॉइस की है उसने आखिर उसी के हाथों सफ़र किया है। चाहे वो भुट्टो साहब थे कि वो 8वें नंबर से ले आए थे ज़ियाउल हक को आखिर, चाहे ये नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने मुशर्रफ को 3रे नंबर या 4थे नंबर से उठाया। एक्सटेंशन के मामले में जो मज़ाहमती नज़रिया रखने वाली दोनों जमातें थी, पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग नून भी, इन्होंने भी उसके हक़ में बात की, एक्सटेंशन को सपोर्ट किया। तो क्या उन्होंने उससे कोई फ़वाइद हासिल किए? फ़वाइद तो कुछ किए होंगे जो पीपल्स पार्टी के तो नज़र आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी की तब से बड़ी प्रो एस्टेब्लिशमेंट सियासत नज़र आ रही है। बिलावल और मरियम में से वज़ीर आज़म बनने के लिए कौन ज़्यादा अहल है? इस वक्त की अगर असेसमेंट की जाए तो कोई भी नहीं इनमें से लगता है, किसी के भी कोई तजर्बा नहीं है। बिलावल तो वैसे ही किसी भी उम्र के हवाले से भी तजर्बे के हवाले से किसी तौर भी नज़र नहीं आता कि ये उस एक नेशनल लीडरशिप के लिए भी तैयार है। अभी उसको बहुत सारे मराहल तय करने हैं। अभी तो उसको अपनी जो है कौमी ज़बान पर भी अबूर हासिल करना है। तो ये लोग समझते हैं कि असल लीडर जो है पीपल्स पार्टी के वो आसिफ जरदारी हैं। ये सिर्फ उनको सामने दिखाने के लिए एक लीडर बनाए गए हैं। इसी तरह से मरीम के बारे में भी परसेप्शन है कि असल लीडर जो है वो नवाज शरीफ हैं। ये उनकी जो फेवरेट हैं, उनके सक्सेसर हैं। तो अभी तक उन्होंने अपने तौर पर अपनी हैसियत में लीडरशिप और अपने आप को लीडर मनवाना है। ये जो आजकल तहरीक अदम एतमाद की बातें चल रही हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ऐसी कोई तहरीक कामयाब हो सकती है?
ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन अभी तक तो लगता है कि अपोजिशन के पास नंबर्स नहीं हैं और नंबर गेम है, ज़ाहिर है। इस नंबर गेम में डिपेंड करेगा कि जिनके इशारों पर कुछ लोग वोट डालते हैं उनके इशारे क्या हैं। वहाँ भी बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि वहाँ भी क्लैरिटी नहीं है। आप जस्टिस कॉर्नेलियस को बाकी जजेस से कैसे मुख्तलिफ समझते हैं? जस्टिस कॉर्नेलियस साहब जो थे वो सोच के हवाले से बिल्कुल आज़ाद थे, वो कोई दबाव नहीं लेते थे। लेकिन मैं समझता हूँ वो सिर्फ वही नहीं और भी उसमें ख़ास तौर पे हमारे वो जजेस जो अक़लियतों से आए हैं उनका बड़ा तशख़्ख़ुस है। दुरा पटेल वो भी बड़े अजीम जज थे, पारसी थे और उनका जो आखिरी उन्होंने काम किया 1981 में ज़ियाउल हक की ओथ लेने से इनकार कर दिया। हालांकि वो अगले चीफ जस्टिस हो सकते थे 7 साल के लिए, लेकिन उन्होंने कुर्बानी दे दी। इसी दफ़ा जस्टिस राणा भगवान दास की बड़ी कंट्रीब्यूशन है और वो उन्होंने फ़ैसले हमेशा दिलेराना फ़ैसले किए हैं। जवाद ख्वाजा जनरली वो मेरे ही ऑफिस से हैं, मेरे ही पार्टनर थे, लेकिन अगर आप उनके फ़ैसले देखेंगे वो हमेशा दिलेराना फ़ैसले, आज़ादाना फ़ैसले करते रहे। तो और भी जजेस आए हैं वक्तन फ़क्तन जो दिलेराना और आज़ादाना फ़ैसला करते रहे। जस्टिस कॉर्नेलियस लाहौर के एक मकामी होटल में क़याम पज़ीर रहे, इसकी क्या वजह थी? वो फ्लैटीज़ में रहे हैं सन 53 से लेके जब तक वो उनका इंतकाल हुआ सन 91 तक। उनकी बेगम का 2 साल पहले हो गया था, तो वो 36 साल रही हैं, ये कोई 38 साल रहे। इस दौरान वो चीफ जस्टिस भी 8 साल रहे, उसके बाद फिर रिटायरमेंट में भी रहे। बुनियादी बात जो उन्होंने बताई थी कि उनके 2 बेटे थे जो 1953 में एक 15 साल के थे और एक कोई 20 साल के थे। वो दोनों ही बाहर पढ़ने चले गए। तो उन्होंने कहा जी हम मियाँ बीवी रह गए थे, हम क्या इतनी लंबे चौड़ा घर जो हमें मिला हुआ था यहाँ पर GOR में वो चलाना हमें मुश्किल लगता था। तो हमने 2 कमरे ले लिए थे फ्लैटीज़ में जहाँ वक्त पे हमें खाना मिल जाता था और हम अपने काम घर गृहस्थी को छोड़ के अपने काम पर पूरी तरह फोकस करते थे। नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब की जो ताउम्र नाअहली की सज़ा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये ख़त्म हो जाएगी या बरकरार रहेगी? ये आने वाले हालात बताएंगे। इसके ऊपर काफ़ी डिबेट है इस वक्त और कुछ पिटीशनें भी डाली गई हैं। अब देखने वाली बात ये है कि क्या आप लैक ऑफ क्वालिफ़िकेशन को डिस्क्वालिफ़िकेशन के रंग में ले सकते हैं कि नहीं, और उसकी बुनियाद पर आप कोई इतनी बड़ी उनके ऊपर सज़ा जो है वो कर सकते हैं उनकी कि नहीं। ये ज़रा इसके ऊपर एक बड़ा जामे किस्म के फ़ैसला आने की ज़रूरत है, क्योंकि बाज़ार तो ये ज़्यादती के ज़ुमरे में आती है। एक शहरी को ज़िंदगी भर के लिए उसके सियासी हक से महरूम करने के बराबर है। सर अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाए ना। खान साहब आप खुश शक्ल हैं, साहिब हसीयत हैं, जवानी में कभी हुस्न की गलियों में से गुज़र तो हुआ होगा? हाँ, अलबत्ता जिस ज़माने में अमेरिका पढ़ने गया था वो एक ऐसा ज़माना था जब अमेरिका में एक रेवोल्यूशन आया था यूनिवर्सिटीज़ में, और आज़ादी का ज़माना उसको कहा जाता है। जब आपको याद होगा, खैर आपको नहीं, आप तो यंग लोग, हिप्पीज़ का जो ज़माना शुरू हुआ है वो लेट 60s में हुआ है। और मैं सन 70 में अमेरिका पढ़ने गया था, तो एक बड़ा रेवोल्यूशनरी दौर था जहाँ कॉन्सेप्ट्स बदल गए थे आज़ादी के, ख़ास तौर पे जिनसी आज़ादी के। उस लिहाज से तो उसका मैं विटनेस ज़रूर हूँ। और जो लिबरलिज़म आया है, वर्ल्ड ओवर आया है, उसके नतीजे में यूरोप में भी आया, उसका भी आप समझिएगा कि मैं एक तरह से ऑब्ज़र्वर हूँ, कि मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी तालीम में था जब यूनिवर्सिटीज़ में ये तब्दीलियाँ आ रही, हमने वो तब्दीलियाँ आती देखी हैं। कभी कॉलेज लाइफ में किसी को ख़त लिखे हों, कभी दिल टूटा हो या किसी का आपने तोड़ा हो दिल? मेरी इस हवाले से ज़ाती ज़िंदगी काफ़ी डल गुजरी है। शादी कैसे हुई? शादी भी अरेंज मैरिज थी। वकालत और सियासत में इतना टाइम देते हैं, फैमिली के लिए कैसे वक्त निकालते हैं? उसमें मैं ये कहूँगा कि जब तक आपकी बीवी आपसे ताउन ना करे तो ये मुमकिन नहीं होता, क्योंकि हम कहते हैं कि
जो लॉ प्रोफेशन जो है इज़ ए जेलस मिस्ट्रेस। वो होते हुए कोई और मिस्ट्रेस जो है वो आप नहीं रख सकते, क्योंकि वो ही आपका टाइम सारा ले जाती है। लेकिन इससे बढ़ के मैंने आजमाया है अपनी वाइफ को कि मैं बड़े बड़े अरसे के लिए रिसर्च वर्क के लिए बाहर जाता रहा हूँ। जो मैंने किताबें लिखी हैं वो बुनियादी तौर पर ये रिसर्च जो फेलोशिप्स थी उनकी बुनियाद पर जर्मनी में या अमेरिका में समर फेलोशिप्स पे लिखी हैं। और वो बहुत सारी ऐसी थी जिसमें मैं अकेला ही जाता था, 3 महीने के लिए चला जाता था। और उसमें मेरी वाइफ ने बड़ी कुर्बानी दी है। तब बच्चे छोटे होते थे, वो कभी मेरे साथ नहीं गई। तो जब बच्चे बड़े हुए फिर उन मेरे साथ जाने लगी हैं। लेकिन अगर उनका ये तावन ना होता मेरे साथ, तो मैं शायद ये किताबें जो कुछ ना कुछ जिसकी वजह से मैं जाना चाहता हूँ वो मैं शायद ना लिख पाता। तो मैं समझता हूँ दुनिया में जो भी तरक्की कोई शख्स करता है उसमें उसकी बीवी का बहुत बड़ा रोल होता है। म्यूज़िक तो पसंद होगा? जी जी। पसंदीदा गुलकार और गाने कौन से? मेरे काफ़ी सारे पसंदीदा गुलकार हैं, हिंदुस्तान के भी और पाकिस्तान के भी और इवन बाहर के भी। नूरजहां हो गई सबसे पसंद, मेहदी हसन हो गए। इवन चूँकि हमारी जवानी के ज़माने में अहमद रुश्ती साहब बहुत बड़ा नाम थे, तो वो ये सारे बहुत अच्छे गुलकार हैं। उनके आज भी हम पुराने गाने वगैरह सुनते हैं। इंडिया में तो बहुत सारे, जिनमें मोहम्मद रफ़ी सबसे ज़्यादा, उसके अलावा तलत महमूद और मुकेश, और ख़वातीन में नेचुरली अभी फौत हुई हैं लता मंगेशकर सबकी फेवरेट थी। लेकिन गीता दत्त और आशा भोंसले भी बहुत हमारी फेवरेट। घूमने फिरने के लिए पसंदीदा जगह कौन सी है? मुझे काफ़ी दुनिया घूमने फिरने का मौका मिला है। उनमें ख़ास तौर पर अमेरिका में तालीम हासिल की है वो भी, और वो बहुत घूमा फिरा भी हूँ। मैंने वहाँ बस टूर भी लिया है सारे अमेरिका का, एयर टूर भी लिया है। उसकी एक अपनी खूबसूरती है, खूबी है। दूसरा मेरा जो सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है वो जर्मनी के साथ है। वो जर्मन ज़बान पे मेरा इतना अबूर नहीं है, गुजारा करता हूँ, लेकिन जर्मनी मुझे यूरोपियन मुल्कों में बहुत पसंद आया है। वहाँ के लोग, वहाँ के अदारे बहुत अच्छे अदारे हैं। ब्रिटेन के साथ इतना नहीं है मेरा कनेक्शन, लेकिन बहरहाल वहाँ भी मैंने रिसर्च फेलोशिप में वक्त गुजारा है। यही मलेशिया को मैंने 70s में भी मैं गया हूँ और वो रिसेंटली भी गया हूँ। उनकी जो तरक्की देख रहा हूँ, और इसी तरह से फ़िलीपींस भी है, साउथ कोरिया एक और एग्ज़ाम्पल है, जिनको देखते देखते हमने तरक्की करते देखा है। ये बहुत अच्छी मिसालें हैं। बदकिस्मती से हम उस लाइंस पर अपने मुल्क को सवार नहीं कर सके। किताबें कैसी शौक़ से पढ़ते हैं? मुझे सबसे ज़्यादा शौक़ तारीख़ की किताबें पढ़ने का है, नॉवेल्स का भी है। हमारा दौर तो ऐसा होता था ना, जिस दौर में अभी शुरू में ना टेलीविज़न होता था, या टेलीविज़न में वो एक्सेस नहीं थी जो आज एक्सेस है। तो हमारा बुनियादी जो वक्त गुज़रता था और ज़्यादा वक्त गुज़रता था वो किताबों के पढ़ने में, जिसमें लिटरेचर का मामला था। हमारे ज़माने में तो हम उर्दू लिटरेचर के साथ काफ़ी हद तक कनेक्टेड थे। मेरे जो हमवर हम असर लोग हैं वो उर्दू लिटरेचर में भी, अंग्रेज़ी लिटरेचर में भी हमें गवर्नमेंट कॉलेज में ये पढ़ाया गया है। सर, अब हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। वज़ीर आज़म इमरान खान को रेट करें आउट ऑफ 10। 6%। इन सियासतदानों को कोई मशवरा दें। जहांगीर तरीन, इनका सियासत से कोई काम नहीं। परवेज़ खटक, इनको जल्दी से सियासत से दूर हो जाना चाहिए। गुलाम सरवर, ऐसे लोग सियासत पर बोझ है। अलीम खान, इनको अपना वही काम करना चाहे जो कर रहे हैं। शेख रशीद, अगर इस कौम को बख्श दें तो अच्छा है। मरियम नवाज शरीफ, चूँकि वो एक तरक्की की राह पे है, अपने आप को अच्छी तरह एजुकेट करें। आसिफ अली जरदारी, इनको रिटायर हो जाना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान, इनको भी सोचना चाहिए कि मैंने सियासत किस सतूर पे करनी है। वन वर्ड फॉर सरदार उस्मान बुज़दार, नाहल। बिलावल भुट्टो जरदारी, प्री मेच्योर। शाह महमूद कुरैशी, डिग्निफाइड आदमी। हमाद अजहर, प्रॉस्पेक्ट अच्छा है इसका। फ़खर इमाम, ये तो रिटायर्ड लोगों में से हैं। खुसरो बख्तियार, ये फ्यूडल कल्चर का हिस्सा है। महमूद खान, कोई ख़ास काबिल ज़िक्र नहीं है। मुराद सईद, अभी मेचोरिटी के बहुत सारे
मराहल हैं उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा, आपका बड़ा कीमती वक्त दिया। आपने इतना वक्त दिया और आप सब तशरीफ़ लाए, मेरा लिए एक एजाज़ की बात है। आप